चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स के इस क्लास में हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय पर ही डिस्कस करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को हम दो टॉपिक में, दो लेक्चर में से हम कवर कर देंगे। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या है, ये देखिए। राष्ट्रीय आय में सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। राष्ट्रीय आय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के पश्चात हम जानेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कुल मिलाकर के उस पद्धति को जानने की प्रक्रिया अवधारणा कहलाती है। अंतिम में हम राष्ट्रीय आय को मापन करने की विधि पर भी बात करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापन की विधियां, मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। तो मूल रूप से हम इन्हीं बिंदुओं पर आज डिस्कस करेंगे, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं मुख्य रूप से आपको राष्ट्रीय आय का अर्थ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अवधारणा को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग, दो तीन चीजें ध्यान में रखना है मीनिंग को याद रखने के लिए। पहला बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन अ कंट्री, इन अ कंट्री मतलब किसी देश में, किसी देश में। ठीक है, किसी देश में। इन अ फाइनेंशियल ईयर मतलब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इन अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष। अच्छा, भारत देश का वित्तीय वर्ष क्या है बता? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भारत देश का जो है क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, अर्थात इसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो इन अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में द टोटल प्रोडक्शन इन अ फाइनल मार्केट कॉस्ट। कहने का मतलब है कि कुल उत्पादन क्षमता किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इन मार्केट प्राइस या इन मार्केट कॉस्ट आप कह सकते हैं, इन मार्केट कॉस्ट। इसे हम फाइनल मार्केट कॉस्ट कह देते हैं तो अच्छा वर्ड होगा, फाइनल मार्केट कॉस्ट।
फाइनल मार्केट कॉस्ट। सरल शब्दों में हम किस प्रकार से इसे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे? किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, या फिर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, राष्ट्रीय आय का परिभाषा क्या होगा, या राष्ट्रीय आय का जो मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? किसी देश के अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनल मार्केट या फाइनल मार्केट कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य या अंतिम बाजार मूल्य उस देश का क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक पहला मीनिंग है। तो सिंपल रूप में इस मीनिंग को आप लोग समझ पाए हैं। इसके बाद हम लोग आगे चल करके जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में राष्ट्रीय आय की अवधारणा को और भी समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है या राष्ट्रीय आय है भारत देश में, इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है। ठीक है, इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या रहा है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम? व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ? इंडिया में। किसका? नेशनल इनकम का। तो इंडिया से पहले थोड़े वैश्विक दृष्टिकोण से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर भारत की ओर भी प्रवेश करेंगे। दो व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रखना है, सर विलियम पेटी और बोयल गिलबर्ट। सर विलियम पेटी और बोयल गिलबर्ट। तो सर विलियम पेटी और बोयल गिलबर्ट, ठीक है, सर विलियम पेटी और बोयल गिलबर्ट, इन दोनों ने, है ना, इन दोनों ने नेशनल इनकम को 17वीं शताब्दी में समझने का प्रयास किया या समझाने का प्रयास किया। ठीक है, इन दोनों ने राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किया कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम को ये परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वह राष्ट्रीय आय है। तो इन्होंने परिभाषित क्या किया? इन्होंने कहा कि किसी देश के अंदर श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो श्रमिकों द्वारा उत्पादित, उस समय उतना फैक्ट्री हुआ नहीं करता था, 17वीं शताब्दी की बात है, अधिक फैक्ट्रियां नहीं थी, रोबोटिक्स जो है मशीनरीज नहीं थी, तो उस टाइम श्रमिक वर्ग अधिक हुआ करते थे। तो इस नाम से इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा, बोयल गिलबर्ट और विलियम पेटी ने 17वीं शताब्दी में, इंग्लैंड से थे पेटी साहब और गिलबर्ट फ्रांस से थे, है ना। तो दोनों ने डिफाइन करते हुए नेशनल इनकम को परिभाषित किया, राष्ट्रीय आय को, कि भाई किसी देश के अंदर जो श्रमिक वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवा है उसका अंतिम बाजार मूल्य ही क्या कहलाएगा? देश का राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनको इस संदर्भ में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उनका नाम क्या है? देखिए, उनका नाम है साइमन कुजनेट्स। ठीक, उनका नाम क्या है? साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। तो जो साइमन कुजनेट्स साहब है ना, साइमन कुजनेट्स साहब ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को जन्म दिया था। तो इसी नाम से राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है इनको, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक।
राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक, लेखा प्रणाली का जनक। ठीक, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक कौन है। भारत में कोई और है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आप ध्यान में रखिएगा, साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को जन्म दिया था। इसी नाम से राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। इसी कारण से राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के लिए ही इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, आगे चल करके राष्ट्रीय आय का जो विकास है, राष्ट्रीय आय का जो विकास है वो किसके माध्यम से हुआ? नेशनल इनकम का विकास। तो नेशनल इनकम का विकास जो है, 3 प्रमुख बड़ी संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पर। एक आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक क्या नाम है, UNO, UNO। ठीक है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संयुक्त संघ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या WB, वर्ल्ड बैंक इत्यादि ने नेशनल इनकम को विकसित करने में, नेशनल इनकम के विकास में अपनी भूमिका निभाई थी। समझ में आया राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक कौन है? साइमन कुजनेट्स हैं, साइमन कुजनेट्स हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या है ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या है, उसके बाद थोड़ा सा भारत में पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 3 शब्द मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक शब्द है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ये क्या है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है? नेशनल इनकम ऑडिट या राष्ट्रीय आय लेखा, राष्ट्रीय आय लेखा, इसे हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम ऑडिट कहते हैं। नेशनल इनकम ऑडिट कहते हैं। और तीसरे क्रम पर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम ऑडिट सिस्टम, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, इसे हम नेशनल इनकम ऑडिट सिस्टम कह देते हैं, नेशनल इनकम ऑडिट सिस्टम कह देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको समझना है। और तीसरा है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। आप सबको पता है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक कौन है? साइमन कुजनेट्स हैं। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक कौन है? साइमन कुजनेट्स हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया कि एक मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के संदर्भ में अंतरिम मौद्रिक मूल्य जो किसी देश के अंदर उत्पादित होता है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये भी समझ में आया। राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है? नेशनल इनकम ऑडिट क्या होता है? इसे हम थोड़ा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कुछ पद्धति होगी, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कुछ पद्धति होगी, कुछ फार्मूला होगा। तो राष्ट्रीय आय को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय निकालने की जो फार्मूला है, राष्ट्रीय आय निकालने की जो फार्मूला है या प्रक्रिया है, इसे हम प्रोसेस भी कह सकते हैं या इसे ही कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसे ही हम अवधारणा कह सकते हैं, अवधारणा। तो नाम अनेक अनेक हैं। आप इसे कह सकते हैं फार्मूला, प्रक्रिया, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, अन्य नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने के लिए जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं, जिस प्रक्रिया के तहत हम राष्ट्रीय आय को प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली कहेंगे।
अब राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली तो हमें समझ में आ गया। अब राष्ट्रीय आय को लिखना और अरेंज करना, राष्ट्रीय आय को लिखना और अरेंज करना, राष्ट्रीय आय को लिखना, अरेंज करना, ठीक है, और सेव करके रखना, ये सभी मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय आय लेखा कहलाते हैं, नेशनल इनकम ऑडिट के नाम से जाने जाते हैं। अंतिम में हम बात करना चाहते हैं नेशनल इनकम की, एनआई की, नेशनल इनकम, ठीक है, एनआई की हम बात करना चाहते हैं। तो जो नेशनल इनकम है ना, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त होता है हमें? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली से। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होगा? राष्ट्रीय आय लेखा प्राप्त होगा, नेशनल इनकम ऑडिट प्राप्त होगा, और नेशनल इनकम ऑडिट से ही हम अंतिम में जब उसको पब्लिश कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, पीआईबी के थ्रू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो .com या .in करके नाम से पुकारा जाता है, PIB.in। आप देखते हैं PIB.in में पब्लिश होता है। आज भी PIB.in में आर्थिक सर्वेक्षण इत्यादि आप सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगा, है ना। तो PIB.in में इसे पब्लिश कर दिया जाता है, या इसके थ्रू इसे पब्लिश कर दिया जाता है, ताकि जनता भी देश की राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सके। इसे ही हम राष्ट्रीय आय कह देते हैं, जो देश के एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन शक्ति में या उत्पादन शक्ति की अंतिम मौद्रिक मूल्य को दर्शाने का प्रयास करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में जो राष्ट्रीय आय रहा है, तो भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो पृष्ठभूमि है उसे हम लोग समझना चाहते हैं। इंडिया में बैकग्राउंड क्या है, इंडिया में पृष्ठभूमि क्या रहा? इंडिया में इसका क्या पृष्ठभूमि रहा, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? 1868 में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी ने एक बुक लिखा था। बुक का नाम क्या था भाई? बुक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक बुक में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत का राष्ट्रीय आय बतलाने का प्रयास किया, और भारत का राष्ट्रीय आय इन्होंने बतलाया था। भारत का राष्ट्रीय आय से संदर्भ में PCI, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, तो भारत का पर कैपिटा इनकम इन्होंने कितना बताया? 20 रुपए बताया। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित ही है PCI। तो भारत का जो PCI है, पर कैपिटा इनकम, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया? 20 रुपए बताया अपने बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक बुक में। यहाँ पर इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। कभी कभी ये पूछा जाता है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपने बुक द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पर हमें समझ में आता है कि 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949, ये डेट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 4 अगस्त 1949
4 अगस्त 1949 को भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन आपको दिख पा रहा है? चलिए, मैं नहीं दिख पाऊंगा, लाइट चली गई है, लेकिन ये बोर्ड आपको दिख रहा है तो हम पढ़ लेते हैं, है ना। लाइट आ जाएगी तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, समिति का गठन। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। 29 जून को इनका बर्थडे है। इनका बर्थडे कब आता है? 29 जून को। तो 29 जून को भारत में हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को भारत देश में मनाया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। वहीं अगर हम बात करें, यहां ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीजें और यहां पर हमको याद रखना है। जैसे कि एक वैज्ञानिक रहे हैं, वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में, इंडिया में वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? नेशनल इनकम का। वैज्ञानिक, भारत में राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक गणना का श्रेय नेशनल इनकम के वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोफेसर B.K. राव भी, प्रोफेसर B.K. राव भी, इनके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक गणना का श्रेय दिया जाता है इन्हें। इन्होंने भारत में जो PCI है, भारत का प्रति व्यक्ति आय है, भारत का प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया था? 62 रुपए बताया था। कितना रुपए बताया है? भारत का प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए बताया। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के लेखा समिति के जनक, राष्ट्रीय आय लेखा समिति के जनक, लेखा समिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। लाइट भी थोड़ी चली गई है, लेकिन आप यहाँ तक निश्चित रूप से समझ पाए होंगे। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय का जो गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर स्पेशली बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नए क्लास में।